गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 खनिज और शक्ति संसाधन। यहाँ पे क्या है इस पाठ में बच्चों, धनबाद का जिक्र हो रहा है। धनबाद कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड जो है खनिजों के मामले में क्या है, अग्रणी है। तो अब दिमाग में आ रहा होगा कि खनिज क्या है। तो खनिज क्या है बच्चों? पृथ्वी पर क्या है, चट्टानें पाई जाती हैं और इन चट्टानों में मिले यौगिक पदार्थों को क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे क्या कहेंगे, हम खनिज कहेंगे। तो खनिज की हमें क्या विशेषता पता चल गई। एक तो क्या है ये बच्चों, प्रकृति में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसका अपना एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और ये चट्टानों में पाया जाता है और चट्टानों में मिला हुआ ये यौगिक पदार्थ होता है। तो चट्टानें क्या है, पृथ्वी पर सभी जगह पाई जाती है, लेकिन जो खनिज है वह क्या है, सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है बच्चों। कहीं पे कम खनिज मिलते हैं, कहीं पे ज़्यादा खनिज मिलते हैं और कुछ खनिज तो क्या है ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। अभिगम्य नहीं है का मतलब क्या है कि वहाँ पे आसानी से जाया नहीं जा सकता है। जैसे आर्कटिक महासागर है और अंटार्कटिका है महाद्वीप, वहाँ पे क्या है आसानी से नहीं जा सकते हैं हम खनिजों तक। तो बच्चों, जो आप भोजन में नमक खाते हैं और वो आप पेंसिल यूज करते हैं और पेंसिल में जो नोक होती है वह भी क्या है, ग्रेफाइट की होती है वो नोक। तो ये नमक और ग्रेफाइट क्या है, आपके खनिज के उदाहरण है। फिर क्या है बच्चों, खनिजों का क्या है, अपने भौतिक गुण होते हैं। कैसे? जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण तथा विलेयता के आधार पर हम खनिजों को पहचान सकते हैं। खनिज क्या है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही निर्मित होते हैं। खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर क्या है 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है और संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। तो खनिज कितने प्रकार के हो गए, धात्विक और अधात्विक। अब धात्विक खनिज जो है फिर दो भागों में बटा हुआ है, लौह और अलोह। अब धात्विक खनिज क्या होते हैं बच्चों? धात्विक खनिजों में क्या है, धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो क्या है ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। द्युति क्या होता है, चमक को ही हम द्युति बोलते हैं। तो धात्विक खनिजों की क्या पहचान है बच्चों, ये कठोर होते हैं, ये क्या है विद्युत के सुचालक होते हैं और इनमें अपनी एक विशेष चमक होती है। जैसे धात्विक खनिजों के हम उदाहरण लेते हैं, जैसे लो अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इनके कुछ उदाहरण है। तो धात्विक खनिज क्या है, लो अथवा अलोह दोनों हो सकते हैं। लो खनिजों में क्या है, लो अयस्क जैसे मैग्नीज और क्रोमाइट में क्या है लोहा होता है और अलोह खनिजों में क्या है लोहा नहीं होता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा या शीशा, इनमें क्या है लोह नहीं होता है। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में क्या है बच्चों, धातुएं नहीं होती हैं। जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये क्या है अधात्विक खनिजों के उदाहरण है। और जैसे खनिज ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है अधात्विक खनिज है। यहाँ पे शैल के बारे में बताया गया है कि शैल जो है खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक सम्मोहन है। शैल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। अब शैल तो हमारी क्या है, एक या एक से अधिक खनिज जिसमें पाए जाएं वो क्या है शैल होती हैं। लेकिन अयस्क क्या होते हैं, जिससे क्या है हम किसी खनिज का खनन करते हैं। मतलब अयस्कों में क्या होता है बच्चों, किसी खनिज तत्व की क्या है प्रधानता होती है। अयस्क किसके होते हैं, धातुओं के होते हैं और उसमें क्या है निष्कर्षण जो है आसान होता है किसी धातु का। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। इस तरह कोई भी आसानी से बता सकता है कि सभी खनिज शैल हैं, लेकिन सभी शैल खनिज नहीं है।
अब क्या है बच्चों, खनिज किस में पाए जाते हैं? शैलों में पाए जाते हैं, लेकिन सभी शैलों को हम खनिज नहीं कह सकते हैं। लेकिन खनिज जो है वो क्या है, सारे ही शैल है। तो शैलें क्या है बच्चों, विस्तृत है, और खनिज क्या है, उसमें से निष्कर्षित किए जाते हैं। खनिजों का निष्कर्षण किन तरीकों से होता है? निष्कर्षण मतलब निकालना, खनिजों का निकालना, शैलों से निकालना पड़ता है। तो वो किन तरीकों से निकाला जाता है? खनन से, प्रवेदन से और आखनन से। अब खनन जो है दो तरह का होता है, विवृत खनन और कूप खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाला जा सकता है और इसे विवृत खनन कहते हैं। विवृत खनन क्या हुआ? जब खनिज कम गहराई में हो, भूपृष्ठ स्तर के आसपास ही हो, तो उसे हम निकालते हैं, उस खनन को विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। जब क्या है, खनिज गहराई में हो, गहन वेदन करके कुएं खोद कर जो है खनिजों का निष्कर्षण किया जाए, वहाँ से निकाला जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कूप की खनन कहेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और इसे प्रवेदन कहते हैं। अब आ गया कि प्रवेदन किसे कहेंगे? प्रवेदन किसे कहेंगे? जब गहन कूपों की खुदाई की जाती है। ऊपर क्या था, कूप खोदे जाते हैं, गहराई में, थोड़ा गहराई में अगर खनिज हो तो उसको क्या है, कुएं खोद कर निकाला जाता है, तो उसको कूप की खनन कहते हैं। लेकिन प्रवेदन क्या है? जब बहुत अधिक गहराई में कोई खनिज है तो उसको निकालने के लिए जो गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? प्रवेदन कहेंगे। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। जब आसानी से कोई खनिज निकाल लिया जाता है, सतह के आसपास ही जो खनिज होता है और उसे क्या है, आसानी से खोद कर निकाल लिया जाता है, तो उसे हम आखनन कहते हैं। अब खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण हमने पढ़ा है बच्चों कि असमान रूप से वितरित हैं पूरे संसार में। कहीं पे क्या है, खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे बिल्कुल नहीं पाए जाते, तो इनका वितरण क्या है, असमान है। और खनिज जो है विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, तो कुछ क्या है, कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, और कुछ अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। तो जो धात्विक खनिज है बच्चों वो आग्नेय और कायांतरित शैलों में ही पाए जाते हैं, और जो हमारे अधात्विक खनिज है वो अवसादी शैलों में पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम और कोयला। ये जो तांबा शैलें हैं वो क्या है, नीले रंग की होती है। हमें दूर से ही पता चल जाएगा, अगर किसी शैल का रंग नीला है तो उसमें किसकी प्रचुरता मिलेगी? तांबे की प्रचुरता मिलेगी। उत्तरी स्वीडन में लो अयस्क ओंटारियो में तांबा और निकिल के निक्षेप। अब उत्तरी स्वीडन कहाँ है बच्चों? यूरोप में है, ये इधर। और ओंटारियो कहाँ है? इधर है, कनाडा में। ये कनाडा की, ये नीचे क्या है, यूएसए है, और ऊपर क्या है, कनाडा है। तो यहाँ पे ओंटारियो क्षेत्र है जहाँ पे क्या है, तांबा और निकिल के निक्षेप हैं। और दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण है। तो दक्षिण अफ्रीका कहाँ है बच्चों? इधर है आपका ये दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे आपको किसके मिलते हैं निक्षेप? लोहा, निकिल, क्रोमाइट और प्लेटिनम के। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण है। अब ये जो हमारा फ्रांस है ये भी क्या है, यूरोप में पड़ता है बच्चों। इधर फ्रांस हो गया आपका, और इधर जॉर्जिया और यूक्रेन है जो क्या है, एशिया और
यूरोप के जो मध्य भाग है उसमें पाया जाता है, वहाँ पे है यूक्रेन। अब एशिया में हम क्या है खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। चीन और भारत के पास विशाल लो अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। अब कहाँ पे है ये हमारा चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया? तो बच्चों ये रहा हमारा भारत, ये भारत है, और इधर ये चाइना है, चीन है, और इधर ये इंडोनेशिया और मलेशिया है। ये क्षेत्र क्या है? इंडोनेशिया और मलेशिया के हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा टिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। अब यहाँ पे एक बात है बच्चों जो जरूरी है, स्विट्जरलैंड में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। यह क्या है? खनिजों का आयात करता है। तो कई बार ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। अब यूरोप विश्व में लो अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लो अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। अब हम रूस देखेंगे। रूस कहाँ पे हैं? रूस जो हमारा ये क्षेत्र क्या है? रूस का ही है। यहाँ पे रूस है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है बच्चों? लो अयस्क। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं है, जहाँ पे क्या है खनिज निक्षेप पाए जाते हैं। लो अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन। कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। अब आपका ये ग्रेट लेक प्रदेश कौन सा है अभी दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। ये जो है ग्रेट लेक किसको बोला जाता है? यहाँ पे क्या है 5 मुख्य झीलें हैं। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन आदि। तो यहाँ इसके क्या है उत्तर में क्या है? ये कनाडियन शील्ड है, और इधर ये अपलेशियन प्रदेश है, और इधर रॉकीज है। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या है? खनिजों के मामले में धनी क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब दक्षिण अमेरिका में जो है ब्राजील है वो लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब दक्षिण अफ्रीका के ये सारे देश हैं, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और इसके यहाँ पे क्या है ब्राज़ील है, और इधर ये बाकी सारे जो है देश है अर्जेंटीना, वेनेजुएला, यहीं आसपास ये सारे देश हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका कहाँ है हमारा? ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, और इसमें क्या है सोना, प्लेटिनम, हीरा आदि मामलों में क्या है ये धनी महाद्वीप है। तांबा, लो अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, इधर है आपका दक्षिण अफ्रीका।
तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है? कई बार क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न कौन सा हीरा जो है दुर्लभतम है, तो कौन सा है बच्चों? हरा हीरा। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात है। तो अब ऑस्ट्रेलिया भी क्या है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लोयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ है एक बार मैं दिखाती हूँ मैप में। ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ की कालगुरलिया जो खाने हैं वो सोने के लिए प्रसिद्ध खाने हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका देख लेते हैं बच्चों। ये आपका क्या है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो सफ़ेद रंग है। ये इस पे क्या है? बर्फ ही बर्फ जमी होती है, लेकिन इसमें भी क्या है? खनिज पाए जाते हैं। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। अब बच्चों हमने वर्ल्ड का देखा खनिज वितरण। अब हम भारत में खनिजों का वितरण देखेंगे। लोहा, भारत में उच्च कोटि के लोह अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट, इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। आप देखेंगे जो दक्कन का पठार के जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है? खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इनमें भी क्या है? झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा जो है अग्रणी राज्य हैं जहाँ पे खनिज प्रचुर मिलते हैं। अभ्रक, अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। और भारत जो है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है बच्चों। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अभ्रक में अग्रणी देश कौन सा है? तो कौन सा है? हमारा देश भारत। तांबा, यह मुख्यतः राजस्थान, खेतड़ी की जो खाने हैं हमारी तांबे के लिए फेमस हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। मैग्नीज, भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। सोना, भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप है। कोलार की खाने हैं वो क्या है? फेमस खाने हैं हमारी सोने की। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक है जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। आप देखते हैं बच्चों सोना बहुत महंगा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका निष्कर्षण होता है, जो इसको निकालना होता है, खनिज को जो सोना निकालना होता है उसमें क्या है? बहुत खर्चा होता है। चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं। नमक, नमक समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। अब शैलों से कौन सा नमक? जो हमारा काला नमक है वह शैलों से प्राप्त होता है। और जो खाने वाला नमक हम समुद्र और झीलों से, जो आयोडाइज्ड हमारा नमक है वह समुद्र और झीलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है क्योंकि बच्चों भारत में जो है बहुत बड़ा तट है, समुद्री तट है, इसलिए क्या है? नमक का बड़ा उत्पादक देश है भारत। खनिजों के उपयोग, अब उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। खनिजों का उपयोग क्या है? कई उद्योगों में होता है और कई रत्न जो है खनिजों से बनते हैं, जिनका प्रयोग हम क्या है? आभूषण बनाने में करते हैं। और ये प्राय कौन से रत्न होते हैं, कौन से खनिज होते हैं? जो कठोर होते हैं। तांबा
एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। ये सारे क्या है, तांबा और क्वार्ट्ज, ये क्या है, हमारे खनिज हैं। एल्यूमिनियम, यह भी एक खनिज है जिससे क्या है, उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। का उपयोग किस में होता है, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में प्रयोग होता है। बोतलबंदी उद्योग में होता है, भवन निर्माण में होता है। रसोई के बर्तन भी आप देखते हो कि एल्यूमिनियम के काफ़ी सारे होते हैं। अब खनिज उपयोगी तो बहुत है बच्चों, हमने देख लिया, लेकिन उनका क्या है, संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि इनके भंडार जो है वो सीमित है और हम इनका जो उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, बहुत तेजी से कर रहे हैं। इसलिए क्या है, इनको संरक्षित करना जरूरी है, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है और इनके संचयन में और निर्माण में क्या है, हजारों वर्ष लगते हैं। जो हमारे उपभोग की दर है उसकी बजाय, उसकी तुलना में निर्माण की जो दर है वह बहुत धीमी है। और खनन की प्रक्रिया में क्या है, काफ़ी सारी बर्बादी भी हो जाती है खनिज की, तो उसको भी घटाना आवश्यक है अगर हम खनिज को संरक्षित करना चाहते हैं। और धातुओं का पुनर्चक्रण करके भी हम क्या है, खनिजों को संरक्षित कर सकते हैं, जिससे क्या है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खनिजों का अभाव नहीं रहेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं खनिजों का संरक्षण, पुनः प्रयोग करके, कम प्रयोग करके और पुनः चक्रण द्वारा। तो ये क्या है, हमें अच्छे से समझाया गया है। जैसे हमारे बर्तन टूट जाते हैं एल्यूमिनियम के, तो उनको हम क्या करेंगे, पुनर्चक्रण करके दोबारा से और बर्तन बना लेते हैं। कम प्रयोग भी करेंगे, जहाँ पे और चीज़ों से काम चल जाता है, जैसे मिट्टी के बर्तनों से काम चल पा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, हम धातु के बर्तनों का प्रयोग ना करके मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कम प्रयोग हो सकता है हमारा। पुनः प्रयोग भी हम क्या है, कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसके लिए उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो किसी दूसरी चीज़ में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये शक्ति के संसाधन जो है, परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में इनको वर्गीकृत किया गया है। अब परंपरागत स्रोत कौन से हैं हमारे शक्ति के, जिनका हम पुराने समय से प्रयोग करते आ रहे हैं, उनको हम परंपरागत स्रोत बोलते हैं। और वो कौन से हैं, जैसे ईंधन और जीवाश्मी ईंधन हमारे परंपरागत ऊर्जा की दो मुख्य स्रोत हैं। जैसे खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन है, कोयला है, जल विद्युत है। ये किस में आते हैं, हमारे परंपरागत स्रोत में आते हैं बच्चों। तो इनके लाभ और हानि यहाँ पे दिखाए गए हैं। खनिज तेल के क्या लाभ है, आसानी से परिवहनीय है, एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग का ये आधार है। अब हानि क्या है, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का क्षय हो सकता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा हो सकती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। आसानी से परिवहन, या प्राकृतिक गैस भी क्या है, इसकी पाइपलाइन होती है, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तेल और कोयले से ज़्यादा साफ है, तेल से सस्ता है। फिर ईंधन, ये सुप्राप्य होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हानि क्या है, संग्रहण में अधिक समय लगता है, प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कोयला विस्तृत रूप से उपलब्ध मिल जाता है हमारा कोयला, और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। जैसे ताप, जो थर्मल प्लांट है वो लगाए जा सकते हैं, जिनसे क्या है, बिजली पैदा की जाती है। तो शक्ति के अच्छे स्रोत हैं। हानि क्या है, प्रदूषण का स्रोत, प्रदूषण फैलाते हैं। परिवहन के लिए भारी है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या है, मुश्किल है। इसके परिवहन पर क्या है, भारी खर्चा आता है। जल विद्युत, लाभ क्या है, प्रदूषण मुक्त है, कोई प्रदूषण नहीं होता जल विद्युत प्रयोग करने में। सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, क्योंकि बांध बनाकर जो है
जल विद्युत जो है पैदा की जाती है, तो वहाँ पे क्या है, मत्स्यन जो है व्यवसाय फैल सकता है, सस्ता होता है। जल विद्युत क्या है, सस्ती होती है। हानि क्या है, स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े बांध बनाए जाएंगे तो वहाँ से लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, जहाँ पे निम्न क्षेत्र है, नीचे क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो उनमें क्या है, जल इकट्ठा होने की या जल में वो डूब जाने की क्या है, उनकी संभावना होती है। स्थापित करने में खर्चीले होते हैं, जो बांध बना के इतने बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उनमें क्या है, खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। अब ये ईंधन कौन सा होता है, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। और ये जीवाश्मी ईंधन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जो क्या है, परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्मी ईंधन कौन से हैं, तो जीवाश्मी ईंधन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जो क्या कहाँ मिलते हैं, अवसादी सेलों में मिलते हैं। लेकिन बच्चों इनके क्या है, भंडार जो है वो सीमित है, और जो विश्व की बढ़ती जनसंख्या है उसके लिए क्या है, ये कम पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो इनके निर्माण की दर है वह बहुत कम है, बहुत कई वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में, और ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। तो कोयले का दूसरा नाम क्या हो गया, अंतर्हित धूप। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में कौन आता है, रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है, झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम, पेट्रोल क्या है, शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और उसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। फिर इनको क्या है, परिष्करणशालाओं में शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे क्या है, इससे कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और संनेहक। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबॉई और मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ शैल और ओलियम का अर्थ क्या है, तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ क्या हुआ, शैल तेल है। क्या आप जानते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी भी कहते हैं, एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के ही साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। और भारत में कहाँ पाया जाता है ये प्राकृतिक गैस, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। अब इन जीवाश्मी ईंधन जो है बच्चों, इनको हमें क्या है, नियंत्रित
इनका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो क्या है ये ख़त्म होने के कगार पर है। जैसे किसी अनियंत्रित टोंटी के टपकने से हमारी जो है टंकी खाली हो जाती है, उसी तरह क्या है हमारे इनके जो भंडार है वो ख़त्म होने के कगार पर हैं। जल विद्युत, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाती है। अब ये देखो, ये जल भंडार है और यहाँ पे ये जनरेटर लगाया गया है और ये टरबाइन है। यहाँ पे क्या है, पानी गिरेगा तो इससे क्या है, बिजली उत्पन्न होगी। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, ये बह रहा विद्युत उत्पन्न करने के बाद जल, इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व की ऊर्जा का कितना हिस्सा जो है जल विद्युत से उत्पन्न होता है, तो बच्चों 1/4 हिस्सा। तो इसके अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? नॉर्वे था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और कई बार पूछ लिया जाता है कि सलल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोतों में कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो क्या है नवीकरणीय है, जिनको क्या है फिर से बनाया जा सकता है, ये जो है खत्म नहीं होते हैं। तो पवन ऊर्जा, इसके लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित होने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत है, सुरक्षित है और साफ है। अब हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण, काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है और रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में क्या है? व्यवधान आता है। तो ये पवन ऊर्जा की हानि है और पक्षियों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इसमें ध्वनि प्रदूषण है, तो ये पक्षियों के लिए हानिकारक है। अब सौर ऊर्जा, लाभ क्या है? असमाप्य, सूर्य जो है हमेशा निकलता है, उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती, कभी खत्म नहीं होता। जब तक सूरज है हम जिंदा है, और हम जिंदा है तो यह सौर ऊर्जा क्या है? असमाप्य है। प्रदूषण मुक्त है, कोई प्रदूषण नहीं होता। लेकिन हानि क्या है बच्चों? खर्चीली है और स्रोत के विसरित होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। ज्वारीय ऊर्जा, लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है, क्योंकि जो ज्वार है उठते रहते हैं समुद्र में। हानि क्या है बच्चों? वन्य नहीं है यहाँ पे बच्चों, ये किसके लिए है? समुद्री जीव आवास का नष्ट होना। समुद्र में जो जीव पाए जाते हैं वो क्या है, उनके आवास जो है, इससे अगर हम ज्वारीय ऊर्जा पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो वे नष्ट, उनके आवास नष्ट हो जाते हैं। दोहन में कठिन है। परमाणु ऊर्जा, लाभ क्या है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है। हानि क्या है? रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना। अब जब हम परमाणु ऊर्जा से शक्ति बनाते हैं तो उससे क्या है, काफ़ी रेडियो एक्टिव वेस्टेज पैदा होता है, जो क्या है नुकसानदायी होता है, और यह खर्चीला भी बहुत ज़्यादा है। बायोगैस, लाभ क्या है? कम लागत है, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है। हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण है, क्योंकि इसमें क्या है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। भूतापीय ऊर्जा, लाभ क्या है? स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है, हर समय उपलब्ध है। हानि क्या है? शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन जो खर्चीला है, विद्युत हमने पैदा की उसको जब हम शहर में लाएंगे तो उसका खर्चा जो है वो महंगा पड़ता है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश हमें जो है हर दिन मिलते हैं, और जिससे क्या है सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाशन के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले
उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने, यातायात संकेतों में भी होता है। तो ये सौर ऊर्जा के उपयोग बता दिए गए हैं। सौर तापक में उपयोग होती है, सौर कुकर बनाए में उपयोग होती है, सोलर ड्रायर में, और रोशनी देने में और यातायात संकेतकों में भी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असामान्य स्रोत है, क्योंकि हवा जो है, पवन जो है, चलती रहती है। और पवन चक्कियों का उपयोग किसमें होता है? अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए हम पुराने समय से करते आ रहे हैं। लेकिन जो ये पवन चक्कियाँ है, ये तीव्र गति से चलती हवाओं से ही चलती है, और इससे फिर क्या है, विद्युत उत्पादन की जाती है जनरेटर को जोड़ के। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहीं स्थित की जा सकती है। हर जगह पे ये स्थित नहीं हो सकती। तो पवन फार्म कहाँ पे पाए जाते हैं? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। तो विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, और भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम का उत्पादन होता है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, ये क्या है? मुख्य परमाणु ऊर्जा केंद्र है हमारे तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर। इनको पूछा जाता है कि भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र बताएं, तो राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, और कर्नाटक में कैगा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई है यहाँ पे। ये विखंडन द्वारा ऊष्मा यहाँ पे निकल रही है, ये गर्म जल है, नाभिकीय रिएक्टर स्थापित की हुई है, भाप जारी है, ये टरबाइन है, और ये जनरेटर है। फिर क्या है? विद्युत का उत्पादन ये हो रहा है। भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या है बच्चों? पृथ्वी में तापमान जो है बढ़ता जाता है, और कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूस्तर पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट हो जाता है, जो क्या है? शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त होता है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी है। तो पूछा जाता है यह भी कि पूगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। और मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। या फिर कहाँ पे जो है भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र लगाए गए हैं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। तो प्रथम कई बार पूछे जाते हैं बच्चों, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अपशिष्ट, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को हम क्या है? गैसीय ईंधन में बदल सकते हैं। और जब हम इसको बदलते हैं एक प्रक्रिया के माध्यम से, तो इसे क्या कहेंगे? बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा बच्चों क्या है? सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है।
हम में से प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा को नष्ट ना करके इसको हम बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अगर हम इसको सोच समझकर खर्च करें तो इसी से क्या है, हमारी काफ़ी सारी ऊर्जा जो है संरक्षित हो सकती है, बच सकती है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऊर्जा को सोच समझकर खर्च करेंगे, व्यर्थ में जो है ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पाठ बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।